नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक टोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड के पलामू में 12 नक्सली ढेर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भूमि बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान पर विपक्ष ने मांगी सफाई। जेपीसी की बैठक में राज्यों की राय जानने की मांग, तीसरी बार अध्यादेश लाने की आलोचना। दिल्ली में उपराज्यपाल ने नियुक्त किया भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का नया प्रमुख। दिल्ली सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर मामले को टूल देने का आरोप। नेपाल में संघीय ढांचे पर बनी सहमति, होंगे 8 प्रांत, 4 बड़े राजनीतिक दलों की बैठक में फैसला। और इराकी सेना को प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार देने पर जोर, राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले इराकी प्रधानमंत्री। आईएस के खिलाफ साझा रणनीति पर हुई चर्चा। और झारखंड के पलामू से खबर है। यहां जिले में बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में 12 माओवादियों को मार गिराया है। पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल के मुताबिक मुठभेड़ जिले के बकोड़िया गांव में हुई। पुलिस को माओवादियों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन और पुलिस ने अभियान शुरू किया। पुलिस को देखने के बाद माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 माओवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक माओवादी 2 वाहनों में आए थे। वारदात स्थल से 8 हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के दुमका में माओवादियों ने हमला कर 6 जवानों समेत 8 लोगों की हत्या कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमने कुछ देर पहले जब बात की झारखंड पुलिस के एडीजी एसएन प्रधान से, पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया, उन्होंने राज्यसभा टीवी को खास तौर पर बताया। जी, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि इसमें पलामू जिले के सतबरवा इलाके में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये नक्सली आरकेजी दस्ता के लोग थे और आरकेजी भी के मरने की इसमें खबर है। अभी हम लोग पुष्टि और देखभाल करके करेंगे, लेकिन जो भी अभी खबर आई है वो आरकेजी और उनके दस्ता के मेंबर्स को मार गिराया गया है। और ये लेवी कलेक्शन के लिए उस इलाके में घूम रहे थे और उसके बारे में टिप ऑफ थी पुलिस को, और पुलिस ने वहां जाल बिछाया था। और उसके जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें कोबरा और लोकल पुलिस के जवान थे, उन लोगों ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएटरी फायरिंग में 12 नक्सली मारे गए हैं, जिनकी बॉडी बरामद हो चुकी है। और 8 हथियार मिले हैं, जिसमें 4 पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं, वो मिल चुके हैं। और अभी वहां सर्च अभियान जारी है। ये भी आशंका जताई जाती है कि शायद और भी नक्सली उस एरिया में हों और भागने में सफल हुए हो, तो इसीलिए सर्च कॉर्डन ऑपरेशन वहां चल रहा है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भूमि संशोधन बिल की जांच कर रही जेपीसी में शामिल विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सस्ते घरों की योजना को स्पष्ट करने की मांग की है। इन परियोजनाओं को सहमति वाले प्रावधान से अलग रखा गया है। जेपीसी की कल दूसरी बार बैठक हुई। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि स्पष्टता नहीं होने से इस प्रावधान का दुरुपयोग होगा। सदस्यों ने इन श्रेणियों पर राज्यों से भी सुझाव लेने की मांग की, क्योंकि जमीन अधिग्रहण राज्यों का विषय है। इस बीच समिति के अध्यक्ष एसएस अहलूवालिया ने बताया कि भूमि अध्यादेश पर राज्यों की राय जानने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है। बैठक में कांग्रेस और सीपीएम सदस्यों ने तीसरी बार अध्यादेश जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध पर चर्चा होगी। वहीं राज्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की यह पहली बैठक है। देश में इस वक्त 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।
केंद्र सरकार ने सीवीसी और सीआईसी प्रमुखों के पदों पर नियुक्ति के लिए कल नाम का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और सीबीडीटी के पूर्व प्रमुख केवी चौधरी को देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये दोनों पद पिछले 9 महीने से खाली पड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल, सीवीसी और सीआईसी के प्रमुख के जो खाली पद हैं उसको लेकर सरकार को कई बार निशाने पर भी लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीसी की नियुक्तियों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने नाम सार्वजनिक कर दिए। केवी चौधरी को सीवीसी और विजय शर्मा को सीआईसी बनाया गया है। विजय शर्मा केंद्रीय सूचना आयोग में ही आयुक्त के पद पर थे, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के चेयरमैन के पद से रिटायर्ड केवी चौधरी को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी चौधरी फिलहाल काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य थे। भ्रष्टाचार निरोधक इन संस्थाओं के प्रमुखों के पद पिछले लगभग 9 महीने से खाली पड़े थे। केंद्रीय सूचना आयोग के ताजा आंकड़े के मुताबिक सीआईसी में इन नियुक्तियों के अभाव में 40 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े थे। सीवीसी और सीआईसी के प्रमुखों के पदों पर चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल में 2 बैठकें भी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल, सीवीसी और सीआईसी जैसी संस्थाओं में खाली पड़े पदों के लिए सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दिल्ली की, जहां एक बार फिर से अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई है। इस बार एंटी करप्शन ब्रांच के नए मुखिया को लेकर विवाद है। उपराज्यपाल ने एमके मीणा को नया एसीपी प्रमुख नियुक्त किया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नियुक्ति मामले को लेकर आमने सामने हैं। नजीब जंग ने एसएस यादव को एंटी करप्शन ब्यूरो प्रमुख के पद से हटाकर उनकी जगह दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर एमके मीणा को नया एसीबी प्रमुख नियुक्त किया है। मीणा के साथ साथ उपराज्यपाल ने 7 इंस्पेक्टरों को भी एसीबी में ट्रांसफर किया है। आम आदमी पार्टी ने नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से नियुक्ति की गई है ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है और साथ ही साथ कोर्ट के ऑर्डर का खुला उल्लंघन भी है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। वहीं बीजेपी ने इस नियुक्ति को उपराज्यपाल का अधिकार करार दिया है। साथ ही केजरीवाल सरकार पर बिना वजह मामले को तूल देने का आरोप लगाया। ये सरकार की रूटीन पद हैं और जिस तरह की हर चीज पर रिएक्ट करने की उनकी आदत है और मनीष सिसोदिया ने भी रिएक्ट किया है। मुझे लगता है कि अनावश्यक रिएक्शन उनके काम करने का एक एजेंडा है कि जो भी सरकार, केंद्र सरकार करे उस पर कुछ ना कुछ उनको रिएक्ट करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। केंद्र के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि एलजी का एक कदम ऐसे वक्त में आया है जब सीएनजी फिटनेस घोटाले में खुद एलजी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी में विधान परिषद की 24 सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। जेडीयू और आरजेडी 10-10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं कांग्रेस को 3 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। जेडीयू के बिहार अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कल दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। इन सीटों पर 7 जुलाई को चुनाव होने हैं। 24 सीटों में फिलहाल जेडीयू के पास 15 सीट, जबकि आरजेडी के पास 3 सीट हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के पास कोई सीट नहीं है। और नीतीश कुमार की अगुवाई में आरजेडी और जेडीयू मिलकर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नीतीश गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इसका ऐलान किया। इससे पहले नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। नीतीश लालू के बीच मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर जारी तनातनी का पटाक्षेप हो गया है। दिल्ली में लालू यादव की मौजूदगी में मुलायम सिंह ने ऐलान किया कि नीतीश ही गठबंधन के नेता होंगे। लालू यादव ने बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन को समय का तकाजा करार दिया। एक होकर के रहेंगे और रहते रहे, वही लोग हम सब हैं। लेकिन मैं लालू प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद देते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया है और कहा कि हम कैंपेन करेंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। तरह तरह की बातें मैं जानता हूं कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरह से काम करती है। जगह जगह जो है, अब नाम लेने से नहीं, जो
मीडिया में भी जो सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित है लोग बोलते रहते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि नीड ऑफ द आवर है। नीतीश तो मुख्यमंत्री है, समर्थन जारी है। हालांकि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेकर चुनाव लड़ने पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार ने जरूर कहा कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में स्वाभाविक तौर पर शामिल है। बाई इलेक्शंस हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, तो उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल था, इसलिए आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है ही। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन को अवसरवादी गठजोड़ बताया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 2/3 से सरकार बनाने में कामयाब होगी। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि आगामी चुनाव में लालू नीतीश के मिलन का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं होने वाला है, ये नौटंकी चल रही है और उसमें ये मैं आज भी फिर भविष्यवाणी करता हूं कि ये गठबंधन क्या कहते हैं कि नहीं होगा और एनडीए वहां 2/3 बहुमत से जीत करके हम पावर में आएंगे। हताश, हारे हुए, मजबूर लोगों ने मजबूरी में गठबंधन किया है, तो बिहार की जनता देखेगी वो नीतीश कुमार जो 17-18 साल से लालू जी के कुशासन का विरोध करते थे भाजपा के साथ, आज उनके साथ आकर के नया बिहार बनाएंगे। नीतीश के नाम का ऐलान करने के दौरान लालू ने अपने पार्टी नेताओं को सारे मतभेद भुलाकर जेडीयू से तालमेल कर चुनाव तैयारियों में जुटने का भी संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करने के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें दोनों दलों से 3-3 सदस्य शामिल किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे की पेचीदगियां सुलझनी अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम के ऐलान के बाद अब मुकाबला आमने सामने का है। कैमरा पर्सन सुरेश और वरिष्ठ सहयोगी श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कैश फॉर वोट मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कथित ऑडियो टेप आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। विवाद में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। टीडीपी ने के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। टीडीपी नेताओं ने आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं तेलंगाना ने मामले की जांच को जारी रखने की बात कही है। उधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। For everything, I am with you. What all they spoke, will all. Yeah, right. Freely you can decide. No problem at all. Okay. एक निजी चैनल का दावा है कि ऑडियो टेप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें कथित तौर पर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में टीडीपी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की बात कह रहे हैं। टीडीपी ने इस टेप को फर्जी बताते हुए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला दर्ज कर लिया है। दे हैव मैनिपुलेटेड, पूरा इसको तैयार करके एक हफ्ते से बोल रहे हैं हमारे पास टेप्स है बोल रहे हैं। उधर तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच को आगे जारी रखने की बात कही है। टीआरएस टेप के सही होने का भी दावा कर रही है। वो बहुत साफ सीधे सारे दुनिया के सामने पकड़े गए और कैश के साथ ही साथ और एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी अभी कार्रवाई चल रही है उनके यहाँ। अब चंद्रबाबू नायडू साहब अगर इसको आंध्र प्रदेश वर्सेस तेलंगाना राज्यों के बीच में एक फ्रिक्शन बनाना चाहते हैं और उसके जरिए अगर निकलना चाहते हैं केस से, तो सरासर गलत बात है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की मांग की है। इसी की वजह से केसीआर को आज एक लेटर लिखा हूं, केसीआर जी ये सब पूरा एपिसोड को सीबीआई को हैंड ओवर करो। एंटी करप्शन कुछ भी इंक्वायरी करेगा तो तुम्हारा गवर्नमेंट है, वो ना बोल के चंद्रबाबू को इसमें फंसाने को देख रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है बोलेंगे। चंद्रबाबू नायडू पीबी नरसिंहा राव की तरह से इसमें फंसे हैं। जैसे नरसिंहा राव जी जेएमएम कांड में अभियुक्त थे, श्री चंद्रबाबू नायडू का भी वैसा ही हश्र होगा जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चे में श्री नरसिंहा राव जी का हुआ।
कैश फॉर वोट के इस विवाद ने दोनों राज्यों की राजनीति को खासा गरमा दिया है। दोनों राज्यों में प्रदर्शनों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैगी नूडल्स पर पाबंदी लगाने के बाद सरकार ने दूसरे कई अलग अलग कंपनियों के भी नूडल्स, पास्ता और मैकरोनी की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक संस्था FSSAI ने नेस्ले के अलावा ITC, GSK, रुचि, इंडोनेसिन जैसी कंपनियों के इन उत्पादों की भी जांच को दायरे में ले लिया है। FSSAI ने मैगी उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग यानी NCDRC ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार का मामला भी दर्ज कर लिया है। इस बीच कई राज्यों की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद मिजोरम ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। घातक लेड और MSG जैसे रसायन की अधिकता की वजह से मैगी नूडल्स पर देश भर में बिकने और उत्पाद पर पाबंदी लगाई गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूपीए सरकार के दौर में पर्यावरण के क्षेत्र में लाए गए विवादित फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के विवादित फैसलों की भी जांच होगी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने कई अटकी पड़ी परियोजनाओं की रुकावटों को दूर किया है। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को भी हल करने का भरोसा दिया। ये केवल 10 महीने में तो नहीं हुआ ना, 1 साल में तो नहीं हवा बिगड़ी। हवा 2007 से बिगड़ रही है बहुत ज्यादा। उसी समय अगर चर्चा मीडिया जितना आज कर रहा है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी मीडिया ही वाला हूं। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं अभी, अगर शायद काश पहले ही शुरू होता तो पहले ही आबोहवा सुधर जाती। देश भर में लाइट हाउस पर लगने वाले शुल्क का अब ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल इस सेवा की शुरुआत की। लाइट हाउस समुद्री जहाजों को दिशा बताने में मदद करते हैं। अभी तक लाइट हाउस की मदद के बदले नकद भुगतान करना पड़ता था, जिससे जहाजों को 2 दिन तक खड़ा रहना पड़ता था। ऑनलाइन भुगतान होने से विदेशी जहाजों को कारोबार में भी आसानी होगी। नितिन गडकरी ने इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम बताया है। गडकरी ने जानकारी दी कि लाइट हाउसों और द्वीप समूहों को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के लिए सरकार एक योजना भी बना रही है। डिपार्टमेंट में लगातार ई गवर्नेंस के साथ सभी बातों को जोड़ने का जो प्रयास है, उससे लोगों की तकलीफें बहुत कम होने वाली है। और इसका एक नया इनिशिएटिव और शुरुआत आज हमारे डायरेक्टर ऑफ लाइट हाउसेज जो है उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। और सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। राज्यसभा टीवी की कोशिश, बात इंसानियत की, जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रहे। घंटों की मेहनत और मुआवजे के नाम पर चंद रुपए। कहानी जंगल के रखवालों की। सोलेगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। सफर लहरों की सौदागरों के साथ। अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। तट रक्षक बल का एक डोनियर एयरक्राफ्ट कल शाम से चेन्नई के पास से लापता है। इस पर क्रू के 3 सदस्य सवार हैं। एयरक्राफ्ट ने कल शाम चेन्नई से उड़ान भरी थी। कल रात 10 बजे के बाद से एयरक्राफ्ट से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तब ये तिरुचिल्लापल्ली के आसपास उड़ान पर था। इसे खोजने के लिए कोस्ट गार्ड और नौसेना ने अभियान शुरू किया है। नौसेना के 4 और तटरक्षक बल के 5 पोत इस काम में लगे हुए हैं। वहीं P-8I एयरक्राफ्ट भी तलाशी अभियान में लगा हुआ है।
अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान अशोभा तेजी से पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये मुंबई से 790 किलोमीटर और गुजरात के वेरावल से 550 किलोमीटर दूर है। अगले 36 घंटे में यह पश्चिमी तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में दक्षिणी गुजरात, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होगी और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगले 48 घंटों में हवाओं की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मछुआरों को अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में हुए चुनाव का लोगों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया। लोग मतदान की जगह पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान का दिखावा बताया और इलाके से अवैध कब्जा छोड़ने की नसीहत दी है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना का जमावड़ा, दूसरी ओर लोगों का विरोध। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान की, जहां सोमवार को संगीनों के साए में चुनाव कराए गए। लोग पाकिस्तान की ओर से कराए गए चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सेना की मदद से स्थानीय दलों को अलग थलग कर रही है। अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई और नताइज को तब्दील किया गया तो फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई माइकालाज हुकूमत नहीं करेगा और इस्लामाबाद से बड़ा धरना गिलगिट बाल्टिस्तान में खास का चारा कराकुम में दिया जाएगा। पाकिस्तान का विरोध करने पर यहाँ के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस इलाके की अनदेखी करता है और यहाँ चुनी गई सरकार को कोई महत्व नहीं देता। इसके चलते लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। बदलाव क्या होना है हमने पिछले 5 साल में देख लिया। वजीर आला, जो चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे और जो कैबिनेट मेंबर थे, सब हर हफ्ते में एक दफा कम से कम उनका बयान आता था कि जी फलां सेक्रेटरी जो मेरी बात नहीं मानता। भारत ने एक बार फिर गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके को अपना हिस्सा बताते हुए चुनाव को अवैध करार दिया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को गिलगिट और बाल्टिस्तान में कब्जा जताने से बचना चाहिए। Even the constitution of Pakistan does not recognize it as a part of Pakistan, and therefore any such kind of an initiative undertaken by Pakistan over there clearly smacks of some mischievous design. So as far as India is concerned, we go by the 1994 resolution of the Parliament, which was passed unanimously, which clearly states that there is nothing outstanding as far as Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan is concerned, except for retrieving back the portions of Jammu Kashmir, including Gilgit-Baltistan, which continue to remain under the illegal occupation of Pakistan. पाकिस्तान की अनदेखी और यहाँ व्याप्त बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जताया तो आतंकवाद के नाम पर उन पर सैनिक कार्रवाई की गई। साथ ही गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके का एक बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया गया है। 2009 में दुनिया को दिखाने के लिए स्वशासन के नाम पर चुनाव का ढोंग रचा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ का शासन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त गवर्नर के जरिए चलाया जाता है। इसको लेकर लोगों में असंतोष बढ़ गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के प्रति पाकिस्तान का रवैया एक उपनिवेश से ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पनबिजली के संयंत्र तो कई लगे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को बिजली नहीं मिलती। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का वहाँ घोर अभाव है और इसी का फायदा उठाकर ISI उन्हें आतंकवादी बना देती है। और यही कारण है कि अब लोग पाकिस्तान के इस रवैये का जवाब देने लगे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भूकंप से तबाह नेपाल में राजनीतिक दल संघीय व्यवस्था लागू करने पर राजी हो गए हैं। समझौते के मुताबिक नेपाल में 8 प्रांत होंगे। इन सूबों की सीमा तय करने के लिए संघीय आयोग बनेगा। चुनाव कराने के तरीकों पर भी सहमति बन गई है। इसके तहत 60% जनप्रतिनिधियों को सीधे जनता चुनेगी और बाकी को आनुपातिक प्रणाली से चुना जाएगा। उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने बताया कि कल 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां नेपाली कांग्रेस, CPN, UML, UCPN और मधेशी फ्रंट के शीर्ष नेताओं की प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें इन मुद्दों पर सहमति बनी। नेपाल में पिछले 8 साल से संविधान लिखने का काम चल रहा है। देश के प्रशासनिक ढांचे को लेकर लंबे समय से विवाद था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने IS के जल्द खात्मे पर जोर दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि इराक से जल्द IS आतंकियों को खदेड़ दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि इसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जर्मनी में G7 सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। ओबामा ने इराक में IS के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की तारीफ की। उन्होंने इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस करने पर जोर दिया। We want to get more Iraqi security forces trained, fresh, well equipped, and focused. President Abadi wants the same thing. So we're reviewing a range of plans. Lessons learned that we are going to be successful. ISIL is going to be driven out of Iraq, and ultimately it is going to be defeated. इससे पहले ब्रिटेन भी इराक में 125 और सैन्य प्रशिक्षक भेजने की बात कह चुका है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान इराक में हवाई हमलों के बावजूद IS ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जो इराक के साथ साथ अमेरिका समेत दूसरे देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर से। झारखंड के पलामू में 12 नक्सली ढेर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भूमि बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान पर विपक्ष ने मांगी सफाई। जेपीसी की बैठक में राज्यों की राय जानने की मांग, तीसरी बार अध्यादेश लाने की आलोचना। दिल्ली में उपराज्यपाल ने नियुक्त किया भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का नया प्रमुख। दिल्ली सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर मामले को तूल देने का आरोप। नेपाल में संघीय ढांचे पर बनी सहमति, होंगे 8 प्रांत, 4 बड़े राजनीतिक दलों की बैठक में फैसला। और इराकी सेना को प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार देने पर जोर, राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले इराकी प्रधानमंत्री। IS के खिलाफ साझा रणनीति पर हुई चर्चा।